हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और भाई हो गया सारा सिलेबस खत्म? ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि मतलब मुझे ऑनेस्टली बताओ कि फिजिक्स में अब आप सबके कंप्लीट है काम, जो मतलब लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, एसएचएम वेव्स, इसका सारा काम आपका अप टू डेट है? सभी लोग मुझे ऑनेस्टली यस नो बताओ। बाकी लोग? चलो ठीक है बच्चों, गुड। हाँ जी, बताओ बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्सेस दिखाई हुई हैं, बी एंड सी ऑप्शंस। Weight of the section letter A is supported by vertical component of forces acting on inclined faces। बच्चों इस केस में तब अगर हम सोचें एफबीटी वाइज तो क्या होगा? जो नीचे से फोर्स लग रही है वो किसका वेट संभालेगी? मतलब ये जो लिक्विड का एफबीटी है ना, उसमें जो नीचे से फोर्स लग रही होगी बेस से, जो कि बेस का प्रेशर इनटू एरिया हो गई, वो कितने पोर्शन ऑफ लिक्विड का वेट संभाल रही होगी? बी पार्ट का होगा, सबको ये समझ आ रहा है ना? तो मतलब अगर आप लिखोगे बेस का प्रेशर इनटू एरिया, वो अपने आप इक्वल टू वेट ऑफ बी पार्ट के आ जाएगा इक्वल। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ए ऑप्शन है वो तो ठीक हो ही गई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली फोर्सेस तो कैंसिल हो ही जाएंगी।
अब आपको कहा है कि वेट ऑफ सेक्शन लेटेड ए इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इंक्लाइंड फेसेस। तो बच्चों वो तो ए और सी का मिला के होगा ना, जो ए और सी का वेट है वो किससे सपोर्ट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट से। ठीक है, तो बताओ बी ऑप्शन सही हुई गलत हुई? गलत हो गई है ना। सी ऑप्शन, फोर्स exerted by liquid on walls of vessel is greater than P naught plus rho gh into A. A is the base area. तो वॉल्स ऑफ वेसल पे जो फोर्स लग रही है हम कह रहे हैं कि वो बेस से ज्यादा लग रही है। इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, मतलब देयर इज नो रीजन जिससे कि ये बने। या हम कह सकते हैं किसी तरह 1 मिनट के लिए है, अगर मैं लिक्विड का एफबीडी सोचूं, इस पे नीचे से फोर्स लग रही है ये जो इन्होंने लिखी हुई है, और एक फोर्स साइड से लग रही है। मैं मतलब वर्टिकल दिखा रहा हूँ। हाँ, ये तो मतलब डिपेंड करेगा, मतलब बेसिकली तो इसको कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये साइड वाला पार्ट है उसका वेट ज्यादा है कंपेयर टू बीच वाला पार्ट। वो तो अब कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका ये जो शेप है वो किस तरीके की है। इजंट इट बच्चों, ये बात समझ आ रही है? तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है जी, आगे। डी में बच्चों मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, नो डाउट, कि आप ऐसे सोच सकते हो कि आप कहो कि ए का तो सब, कि ए को सपोर्ट मिल रही है ना। उन्होंने वर्ड भी मतलब सपोर्ट टाइप यूज कर लिया, जो एम्बिगुअस सा वर्ड है। वॉइस क्रैकिंग। अब अब बताना बच्चों, चलो।
ठीक है जी। तो मतलब बी को गलत ही मानना चाहिए हमें, है ना? मतलब ऐसा लग रहा है कि इक्वेट ही कहना चाह रहे होंगे वो। फर्स्ट क्वेश्चन, W1 है जब एम्प्टी है, W2 when filled with air, weight of air in the balloon is W, which of the following is are correct? तो देखो क्या होगा कि W1 और W2 सेम ही होंगे, बिकॉज बलून पे बॉइंट फोर्स तो हमेशा लगी रही होगी ना। तो जब आप मेजर करोगे, ये बात बच्चों समझ आती है? मतलब एकदम माइंड में आपके आएगा कि W2 ज्यादा हो गया क्योंकि एयर भर दी, कि एयर का भी वेट होना चाहिए, लेकिन जो एयर का वेट है उतनी ही बॉइंट फोर्स भी लग रही है। तो इसलिए नेट सेम रहा, W1 और W2 इक्वल हुआ। बच्चों एक मिनट, हाँ बच्चों दोबारा सुनो। सेवेंथ क्वेश्चन में जो W1 है वो क्या है? वो तो बेस का प्रेशर इनटू एरिया है। और W2 क्या है? वो लिक्विड का वेट है। तो इस केस में बेस बड़ा है ना, तो बेस का प्रेशर इनटू एरिया वाली टर्म ज्यादा बड़ी होएगी। एट्थ क्वेश्चन, एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है? जो हम बर्नौली लिखते हैं वो क्या होता है? एनर्जी पर वॉल्यूम होता है। तो हम एक तरह से यही कह रहे होते हैं ना कि एनर्जी पर वॉल्यूम सेम रहती है, तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी तो सेम ही होती है, तो एनर्जी पर मास भी सेम ही होगा। ठीक है। नाइन्थ की डी ऑप्शन,
आपको कहा है कि ए पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है बी से, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आ गई सीधा सीधा कंटिन्यूटी से। बर्नौली से आ जाएगा कि जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, तो ए आ गया, है ना। सी गलत आ गया फ्रॉम बर्नौली। तो डी कह रहा है एक्सिस ऑफ पाइप कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल। तो डी ऑप्शन मतलब ऐसा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वंशिका, वो टोटल को ही कहते हैं हम। तो बच्चों, तो मैं आपको समझाता हूँ नाइन्थ वाली मतलब ऑप्शन कैसे चेक होती है, मतलब तरीका क्या होगा। वो तरीका ये होता कि मान लो मतलब जैसे ए ऑप्शन है ना, हमने बर्नौली से निकाल लिया है कि ए आ रहा है, और मान लो उन्होंने खुद से ही दिया हो कि नहीं भाई ऐसा कि ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे सॉल्व होती कि मान लो बर्नौली में मतलब हाइट की टर्म भी आती कि अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल मान के बोल दिया कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू मतलब P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर ना। तो मतलब फिर वहां पे कोई ना कोई हाइट की टर्म भी आ जाती, तो उससे पता चलता है कि ये हॉरिजॉन्टल रह सकता है कि नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड बचाओ। दोबारा समझो। मान लो उन्होंने क्वेश्चन में ही प्रेशर कुछ दिया होता कि भाई ए का प्रेशर बी के इक्वल है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, है ना, कैसे भी। और बर्नौली से आपका कुछ और आ रहा होता, तो उस केस में फिर ऐसा होता है कि मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे सॉल्व होती कि भाई अगर पाइप हॉरिजॉन्टल ना होती कि बर्नौली वाले केस में, कि फिर कोई ना कोई हाइट की टर्म भी आती। ठीक है, तो उससे मतलब क्लियर होता। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो आपने ऐसे लिखा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब वेलोसिटीज की जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उससे ये निकल के आ रहा है लेटस से कि आपके पास ये निकल के आ रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 बर्नौली से। क्वेश्चन में आपको ये दे ही दिया किसी तरीके से कि आपको कहा हुआ है कि भाई 1 और 2 का प्रेशर तो सेम है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये तभी होगा ना कि अगर साथ में किसी एक तरफ कोई रोजी एच की टर्म आ रही होगी, तभी बर्नौली फिर अप्लाई हो पाएगी ना। तो अगर हाइट आ गया तो
राइट, अंडरस्टूड जो। आगे बच्चों, सिक्स्थ की डी ऑप्शन, इन डिफरेंट लिक्विड्स पॉइंट्स एट सेम डेप्थ। हाँ मतलब यहाँ पे बच्चों, मतलब हम मान रहे हैं कि मतलब कि लिक्विड को डिफरेंट आप कैसे कह रहे हो, है ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डेंसिटी, मतलब ये मेंशन्ड होना चाहिए। बच्चे 11th क्वेश्चन में आई थिंक ये मुझे नहीं पता आपके पास कैसे लिखा हुआ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इधर आएगा ना। तो 11th में करना क्या है आपको, आपको लिक्विड की वेलोसिटी पता चल गई वो √2gh से, तो उससे आपको ये पता है कि जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो वो फोर्स कितनी लगा रहा है। वो फोर्स क्या हो गई, ρ(a)v²। ठीक है, तो वो ρ(a)v² वाला रिजल्ट लगा के फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना। टेंथ क्वेश्चन, a body will sink in a liquid if its weight is equal to or greater than the weight of the liquid displaced by it। तो ए ऑप्शन ठीक होगी ना। बी ऑप्शन, बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स वेट इज इक्वल टू और लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड, ये भी ठीक हो गई। तो जैसे कि आप इन ऑप्शन से देख रहे होगे और समझ भी गए होगे बच्चों कि इक्वल टू जब होता है तो हम कुछ कह नहीं सकते, है ना, तब तो बॉडी कहीं पर भी हो सकती है पानी के अंदर। सी ऑप्शन, when a body floats in a liquid the portion of the body above the surface of liquid is independent, नहीं वो तो गलत ही है, हमें पता है कि उस पर डिपेंड करती है। डी, in still air a hydrogen filled balloon rises up to a certain height and then stops rising। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो हाइट के साथ कम होती है, तो इनिशियली जो मान लो अभी अर्थ की सरफेस पे है हाइड्रोजन बलून, तो इनिशियली उसका वेट क्या हुआ, मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम इनटू जी, और उस पर जो बॉइंट फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वी इनटू जी। तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ एयर अभी तो ज्यादा है, तो इसलिए उस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है जो उसको ऊपर उठाती जा रही है। अब एक टाइम के बाद आके ऐसा हो जाएगा कि डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। अंडरस्टूड।
10th में ए और बी दोनों ठीक है। तो बी भी कर लो बच्चों 10th में ना। टेंथ में बच्चे एक डाउट आ सकता है आपको कि वेलोसिटी तो होएगी, तो इसका क्या लॉजिक बनेगा बताओ। तो एक टाइम ऐसा भी तो आ जाएगा ना कि जब एयर की डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से कम ही होगी, तो फिर उस पर रिटार्डेशन लगनी भी शुरू हो जाएगी। ट्वेल्थ क्वेश्चन बच्चों, लेंथ चेंज कब होती है किसी भी बॉडी की? जब उस पर दो तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं। ठीक है, तो अब अगर रफ सरफेस पे हम एक बॉडी को मूव करवाते हैं तो क्या हो जाएगा कि उस पे जो फोर्स हमने लगाई आगे को वो हो गई, और एक फ्रिक्शन फोर्स हो गई पीछे को। ठीक है ना, तो ऑपोजिट फोर्सेस आ रही हैं तो लेंथ चेंज होएगी। बी में क्या होगा? रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस एट वन एंड। मान लो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो एक रॉड को, ठीक है। तो अब यहां पर भी अगर आप रॉड का कोई भी बीच वाला पार्ट लोगे तो उस पर दोनों तरफ से फोर्स लग रही होगी। ठीक है, बाकी दोनों पार्ट से फोर्स लग रही होगी इस एंड पे। मतलब कौन सी बड़ी होगी छोटी होगी वो अलग बात है, बट ऑपोजिट फोर्सेस तो आ ही रही हैं, तो बी भी ठीक है। सी बच्चों आएगा बताओ? फॉल्स वर्टिकली अंडर इट्स वेट। सी नहीं आएगा ना उसमें, तो एक तरह से फ्री फॉल वाला केस हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा। और डी, नहीं अनुभव हमारे मतलब देखो, जो कहीं पर भी एयर रेजिस्टेंस अगर कहीं होनी होती है ना, तो मतलब हमें मेंशन्ड होता है। हम अगर नहीं मेंशन्ड तो हम यही अज्यूम करते हैं कि वो नहीं है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पर भी बच्चों अगर आप कोई भी रॉड का बीच वाला पार्ट लोगे तो उस पर भी तो बाकी दोनों पार्ट्स अपनी अपनी तरफ फोर्स लगा रहे होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर भी इलॉन्गेशन होगी। समझ आ गया बच्चों? आगे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ भाई, कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट नहीं है? सेकंड क्वेश्चन में यस ब्लॉक के नीचे वाटर है। मतलब वो फिगर देख के लग नहीं रहा, वैसे लग रहा है कि खाली है, उसमें भी है बच्चों। नहीं नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी होगा कि बीच में खाली जगह बन जाएगी, वहां वाटर तो आएगा ही ना। एक मिनट, मैं समझ लूँ। आप कहाँ कह रहे हो वाटर? ये बच्चों एक मिनट, ये मैंने आपको तो क्लास में बताया था, ये फिगर थोड़ा सा गलत है। मतलब ये ऐसे ही है ब्लॉक, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर सिचुएशन है वही सेकंड में भी है। तो जो साइड्स पे पानी है वो तो है ही है, और बीच में ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, minimum and maximum values of F to keep the cylinder in static equilibrium. Just after water starts to spill through the hole, if the coefficient of static friction between contact surfaces is this much,
अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे ही पानी निकलना शुरू हुआ उसके बाद से मतलब जो आपको फोर्स लगानी पड़ी उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब जब वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो अलग फोर्स होएगी, जब वेलोसिटी कम होएगी तो अलग फोर्स होएगी। मतलब जैसे जैसे वाटर लेवल चेंज होएगा उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू चेंज होएगी ना। तो आपको वो सारी रेंज के लिए आंसर देना। ठीक है, 11th क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? स्टैंडर्ड तरीका, आप अभी इक्विलिब्रियम में है, आप उसको वहां से x दबा दो नीचे, FBD बनाओ। FBD में आपकी दो फोर्सेस आएंगी, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट वाली आएगी kx, और एक बॉइंट फोर्स भी आएगी। जो एक तरह से रो, जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आएगी बच्चों, समझ रहे हो, जिसके अंदर मतलब एक तरह से इसका वॉल्यूम की टर्म आ जाएगी, एक उसमें भी x आएगा। तो आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में दो टर्म्स आएंगी, एक स्प्रिंग की भी आएगी और एक साथ में बॉइंट फोर्स की भी आएगी। उससे आंसर बनेगा। हाँ वंशिका, कुछ कह रहे हो क्या या पहले गए वो? सर जो 12th क्वेश्चन था मल्टीपल आंसर करेक्ट में, उसमें डी ऑप्शन में हमने दोबारा बोलना वंशिका। सर 12th क्वेश्चन था जो मल्टीपल आंसर करेक्ट का, उसमें बी ऑप्शन में हमने कांस्टेंट फोर्स लगाई है ना। डी ऑप्शन में तो घुमा रहे हैं ना हम। मतलब यहाँ तो मतलब आप कौन सी फोर्स की बात कर रहे हो जो हमने लगाई है? सर डी ऑप्शन। डी, हाँ डी में मतलब ऐसे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इलोंगेशन तो होएगी। सर जो सी ऑप्शन है उसमें भी तो कांस्टेंट फोर्स लगी रही है हमारे पास, तो वो डिफरेंट क्यों आ रहे हैं आंसर? नहीं नहीं, क्या फर्क है, देखो बात यह है कि क्या रॉड का एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। जब आपने एक रॉड को ऐसे फ्री फॉल में छोड़ दिया तो हर पार्ट इंडिविजुअली जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है ना, तो वो दूसरे पार्ट पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। वेराज जब आपने ऐसे एक रॉड को रखा हुआ और आप उसको खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, जो सबसे राइट वाला पार्ट है वो उससे अगले को खींच रहा है, वो उससे अगले को खींच रहा है एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंस है। ओके सर। हाँ बच्चों आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि आपको मतलब ये लेना है कि जब लिक्विड बिल्कुल खाली था से लेकर जब लिक्विड मतलब जब लिक्विड पूरा भरा हुआ था से लेकर जब लिक्विड खाली हो गया, उस पूरी ड्यूरेशन के लिए हमें बताना है।
ठीक है, तो मतलब जब लिक्विड की हाइट सबसे ज्यादा होएगी तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो उस टाइम पे फोर्स सबसे ज्यादा लग रही होगी कंटेनर पे। जब लिक्विड खाली ही हो गया तो कंटेनर पे कोई फोर्स लगी नहीं रही, तो तब फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगी। आगे। वही मैं कह रहा था कि वो थोड़ा मिसप्रिंट है सिक्स्थ क्वेश्चन में ना। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका इंटरवल है वो वहां से है कि जब जब पानी गिरना शुरू हुआ। मैंने ये क्वेश्चन इस तरह किया था कि पहले तो मतलब हमारी फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम साइड लग रही हैं। और सर एक बार मतलब मैंने तब किया जब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मैंने तब मानी जब फोर्स बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी दूसरी तरफ लगनी शुरू हो जाएगी। तो सर उससे आंसर आ गया था मेरा। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, मैं दोबारा समझ लूँ, मैंने कुछ गलत ना इंटरप्रेट कर लिया। Just after the water starts to spill through the hole, minimum and maximum values of capital F. Smooth surface, coefficient of friction दे दिया। जो बचा फ्रिक्शन की वैल्यू बनती है म्यू इंटू एन करके, वो कितनी बनती है? ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू बनती है 45। और जो इससे फोर्स आती है रो ए बी स्क्वायर से, वो कितनी आती है? तो रो ए बी स्क्वायर से जो फोर्स आती है वो आती है 7.2 बच्चों।
अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टूड। बेसिकली क्या है बच्चों, मतलब हमें ना इसको सेपरेट केस मानना है फिफ्थ से। अब ये अलग है, मतलब वो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि मतलब जो फोर्स एफ है मतलब उसको किस तरफ लगाना है। तो आप सोचो कि हम दो केस बना सकते हैं। मतलब मैं इसी फिगर के हिसाब से अगर बात करूं तो जो कंटेनर है ठीक है उस पे बच्चों एक तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स लग गई 7.2, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब एक केस तो बच्चों ये हो सकता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 45 है, ठीक है। तो एक केस तो यही हो सकता है कि फ्रिक्शन इधर 7.2 लग गई तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी नहीं पड़ी, बात खत्म, बॉडी एट रेस्ट रही, ठीक है। अब मतलब चेंज कैसे आएगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन से। अब आप ये भी कर सकते हो ना कि अभी बॉडी रेस्ट पे है, बट अगर आप कहो कि आपने बॉडी को जबरदस्ती राइट को मूव करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको जो साइड वाली 7.2 है उसको और जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 45 उसको, उन दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा। तो कितनी फोर्स हो सकती है टोटल, 52.2, राइट बच्चों। तो वो उस इंस्टेंट के लिए ही पूछा है, मैंने पहले गलत बोल दिया था, पूरी ड्यूरेशन वाला पूछा उस इंस्टेंट के लिए ही है। उस इंस्टेंट पे दो केस बन गए है ना, कि एक तो ये कि जब फोर्स लगानी नहीं पड़ी, और एक ये कि अगर आप बिल्कुल लिमिटिंग वाले केस में ले जाओ। आई बात समझ बच्चों। हाँ भाई बोलो, क्लियर हुआ। ओके ये बच्चों कॉम्प्रिहेंशन 6 में आई थिंक इन्होंने एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 माना है ना। ये दिया होना चाहिए। 11th क्वेश्चन, आप मान लो कि आपने ब्लॉक को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी थी उससे x नीचे डिप्रेस कर दिया, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पिछली बार भी ट्रिक बताई थी, आप ये देखो कि एक्स्ट्रा फोर्सेस कौन सी आ गई। एक तो एक्स्ट्रा फोर्स आई स्प्रिंग की kx, और एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या आई, सिर्फ एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, रो ए एक्स इंटू जी। तो आपकी ऐसी इक्वेशन बनेगी कि एम ए प्लस के एक्स प्लस रो ए एक्स जी इक्वल टू 0। तो मतलब आपके एक्स की प्रोपोर्शनैलिटी में ये दो टर्म्स आएंगी। हाँ जितना भी डिप्थ था पहले, मैंने तो सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात की है।
हाँ बिल्कुल, आप वो भी कर सकते थे कि आप स्टैंडर्ड 2π√m/k यूज कर लो, लेकिन m को एपरेंट मास यूज कर लो। लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी सा मेथड है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक एपरेंट मास, एपरेंट वेट होता है। तो मतलब वो थोड़ा धक्के से करने वाली बात है। हाँ जी बच्चों, मैट्रिक्स वाला देखो, इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है? तो देखो बच्चों, जब एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में फॉर्म होता है, तो मतलब हम एक्चुअली बस मान ये रहे हैं कि एनर्जी बाहर से नहीं आ रही कहीं से भी, ठीक है। तो जब एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में फॉर्म होता है, तो व्हाट हैपेंस टू द सरफेस एनर्जी? वो कम होती है, ज्यादा होती है? वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग आर ऑप्शन आ भी गई। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सरफेस एनर्जी आई, वो किसकी कॉस्ट पे आई? मतलब वो कहां से मिली उसको वो एनर्जी, अगर कोई एक्सटर्नली कोई काम नहीं कर रहा, तो उसी की इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी ना। तो मतलब उस कारण से हम कह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। एक मिनट बच्चों। तो मतलब देखो, थोड़ा ऑप्शन से ही समझना पड़ता है। मतलब यस, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो लिखा होना चाहिए था कि भाई बाहर से नहीं आ रही, बट जब वो बात ये कर रहे हैं तो और कोई ऑप्शन बनती नहीं है ना। तो बाकी भी सारे बच्चों उसी से ही हो जाएंगे, ठीक है। आपने बस यही देखना है कि सरफेस एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है ना। आगे बच्चों। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है, और इसकी एक ट्रिक है। इसके अलावा इंटीजर तो है वेरी आसान था ना, ये हो गए होंगे। वन में सी का मतलब बच्चों स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड। बेसिकली जब हम लिक्विड स्प्रे करते हैं, जैसे परफ्यूम में से या किसी बॉटल में से, तो वहां भी प्रैक्टिकली हम यही कर रहे होते हैं कि उस लिक्विड को बहुत सारे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहे होते हैं ना। मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि तब लिक्विड इनिशियली एक ड्रॉप की शेप में नहीं है, वो मतलब कोई भी बॉटल की शेप में या वॉटेवर उसकी उसमें है ना।
इंटीजर सेकंड, नहीं इंटीजर सेकंड का आंसर तो ठीक है। अनुभव दोबारा ट्राई करो, मुझे भेजना, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप करना, आसान है, होना चाहिए क्वेश्चन। ओके बच्चों, इसमें और कुछ तो नहीं है? फिर मैं वो बता दूंगा आपको जो कंसेप्ट है ये सेकंड वाला। ओके तो देखो बच्चों, वही एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो गई कि मान लो एक आइस का ब्लॉक ऐसे मेल्ट कर रहा है, तो हमें बताना है कि व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर व्हेन आइस मेल्ट्स, राइट? यही सिचुएशन थी बच्चों। ये नोट कर लो बच्चों। हाँ जी, ओके। तो बच्चों इसको देखो, समझो ध्यान से हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों फिगर में देखो, जो मैंने रेड पोर्शन दिखाया हुआ है, जो आइस है उसने पानी का तो रेड पोर्शन ही कैप्चर किया हुआ है ना, इंक्लूड किया हुआ है ना। मतलब जो आइस है वो पानी के रेड पोर्शन के अंदर है, बाकी तो वो बाहर है ना? ये बात समझ आती है? तो हम सीधा क्या ऐसे सोच सकते हैं कि भाई हमें तो ये निकालना है, और उस रेड पोर्शन को बच्चों मान लो हम कह देते हैं VI, ऐसे। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब आइस मेल्ट करेगी तो जो पानी बनेगा, तो अगर तो वो पानी VI वॉल्यूम में आया तो बाकी सारा पानी के लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वाटर लेवल सेम रह गया, है ना? अगर वो पानी VI से ज्यादा में आया तो क्या होगा? तो वो पानी साइड्स पे भी जाएगा, तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। एंड अगर उससे कम में आया तो साइड से भी इसके अंदर आ जाएगा, तो ओवरऑल जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। क्या लगता है? है ना? तो एक बार ट्राई करो निकालने की कि जब आइस मेल्ट करेगी तो वो कितने वॉल्यूम में आएगी। आइस का पहले वॉल्यूम कुछ भी V मान लो, उसका इमर्स्ड वॉल्यूम VI मान लो, और निकालो कि मेल्ट करने के बाद उसका क्या वॉल्यूम बनेगा।
तो देखा आपने, वो वी आई बन गया है ना बच्चों। कैसे करोगे भाई, पहले ये रिलेशन है वी आई बाय वी इज इक्वल टू रो आई बाय रो वाटर। अब आइस जब मेल्ट करेगी तो मास ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा, तो उससे क्या आ गया, रो आई वी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू बी डैश, वेयर बी डैश इज द फाइनल वॉल्यूम। तो उससे क्या निकल के आ गया कि जो बी डैश है वो वी आई ही है। Isn't it बच्चों? हाँ बच्चों, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर? ओके, अब बच्चों इसकी वेरिएशन क्या बनती है? तो इससे बच्चों आपने देखा होगा कि हमने ये अजम्पशन मानी है कि हमने जो लिक्विड की डेंसिटी मानी वो रो वाटर लिख दी, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब आइस मेल्ट करके जिस जो उसकी डेंसिटी थी वाटर की, वो भी रो डब्ल्यू ही है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि सारे का सारा वाटर ही 0 डिग्री पे है ना। अदरवाइज तो वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो बाकी वाटर है उसकी डेंसिटी और जो आइस मेल्ट करके वाटर बनेगा 0 डिग्री पे उसकी डेंसिटी वो अलग हो सकती है ना बच्चों। तो ये एक बात लिख लो ताकि आपके माइंड में रहे। तो फिर बच्चों इसी की अब चलो एक बार नोट करो। ओके, अब बच्चों इस पे बेस एक अगला क्वेश्चन देखो। अब मान लो कि बच्चों जो आइस है उसके अंदर कोई कोई एक टुकड़ा है, कोई स्टोन है, ठीक है। मान लो आइस के अंदर कोई स्टोन एम्बेडेड है, स्टोन कह दो, बुलेट कह दो, कुछ भी कह दो, वो एम्बेडेड है। तो बच्चों फिर से वही वाला कंसेप्ट लगाओ जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है। ऑब्वियसली जब आइस मेल्ट करेगी तो स्टोन को तो कुछ नहीं होगा, मतलब स्टोन ने तो जितना वॉल्यूम पहले लिया उतना बाद में लेगा और बाकी पोर्शन का वाटर बन जाएगा, है ना। तो जैसे हमने ऊपर कंसेप्ट लगाया है वही कंसेप्ट लगाते हुए देखो क्या बनता है।
मतलब इस केस में आपको यही बताना है कि अब वाटर लेवल को क्या होगा। हो गया बच्चों? हाँ, assume density of stone to be greater than that of water. Heavy stone, मतलब stone हो गया, bullet heavy मानते हैं इसको। चलो बच्चों, लास्ट 1 मिनट। अब तो सारा कंसेप्ट ही बता दिया आपको। हाँ भाई, देवक तिब्बत आया कोई आंसर?
अश्मित अब ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप सिंपल, आपको पता है कि ये सिस्टम फ्लोट कर रहा है, आपको वी आई चाहिए, है ना, या फिर पानी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चाहिए। इनिशियली पानी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या है, कैसे निकालोगे? एफबीडी से फोर्स बैलेंस करके। तो आपका क्या बनेगा, स्टोन की डेंसिटी इंटू स्टोन का वॉल्यूम प्लस आइस की डेंसिटी इंटू आइस का वॉल्यूम पूरा, ये क्या बन जाएगा? क्या ये रो वाटर इंटू डब्ल्यू आई बन जाएगा बच्चों? ये कैसे बना? वही फोर्स बैलेंस से, है ना, जितना mg नीचे लग रहा है टोटल, उतनी बॉइंट फोर्स ऊपर को लगनी चाहिए। तो बॉइंट फोर्स में तो आपका वी आई आएगा ना वॉल्यूम। फिर आइस मेल्ट करके फिर वही बन गया रो आई वी इज इक्वल टू रो वाटर इंटू वी डैश, करेक्ट? तो अब बच्चों एक बार आपके पास वी डैश आ गया, यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? देखो सारे, बोलो भाई। लास्ट स्टेप में उल्टा लग दिया। ओके, तो अब मुझे बताओ बच्चों कि जो वॉल्यूम बाद में बन गया वो कितना है? वो वी डैश प्लस स्टोन का तो जो वॉल्यूम है वही रहेगा, है ना? तो क्या वो वी एस प्लस वी डैश बन जाएगा बच्चों? और इसको आप ऐसे लिख लो कि ये है क्या, वी एस प्लस रो आई बाय रो वाटर इंटू वी डैश, है ना? जो कि आप देख पा रहे हो बच्चों, क्या वो वी आई से ज्यादा है जो फाइनल वॉल्यूम है? ये यहाँ पे बच्चों डैश नहीं आएगा, है ना, लास्ट स्टेप में।
तो आप देखो ना, जो तो बच्चों ये बाद वाली टर्म है वो तो सेम ही रही वी आई के अंदर भी और फाइनल वॉल्यूम में भी। जो फर्स्ट टर्म है वो वी आई के अंदर क्या है बन गई, रो एस बाय रो डब्ल्यू इंटू वी एस बनी, और नीचे क्या बन रही है, सिर्फ वी एस बन रही है। तो मतलब वी आई के अंदर जो टर्म थी वो बड़ी हो गई ना बच्चों। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये साइन भी उल्टा लगा हुआ। तो इस केस में वाटर लेवल जो है वो फॉल करेगा। ओके, तो अब बच्चों अगर आप एक बार ट्राई करो कि अगर स्टोन को हम वुड से रिप्लेस कर दें ऊपर वाले क्वेश्चन में, ध्यान से करना, गलती होने का बहुत चांस है। ध्यान से निकालो क्या आंसर बनता है। तो बच्चों देखो, आप इतना तो समझ ही गए होगे कि आइस के कारण तो लेवल पे कोई चेंज नहीं आता है ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन आइस, सिर्फ वुड का सोचो कि क्या होगा।
हाँ गुड वंशिका। करो बच्चों फटाफट, तो सब कुछ पता है क्या करना है। तो बच्चों इस केस में जो वाटर लेवल है वो सेम आएगा, क्योंकि जब आइस मेल्ट कर जाएगी उसके बाद जो वुड होएगी वो भी ऐसा नहीं है ना कि सारी की सारी अंदर रहेगी, तो वो वुड भी तो ऊपर चली जाएगी, राइट? वो ध्यान रखना है सॉल्व करते हुए। तो इस पूरी चीज का बच्चों आप शॉर्टकट ये याद रख सकते हो कि हम ना सिंपल बात ये याद रखते हैं कि बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लो आपका कोई भी फ्लोटिंग सिस्टम है, ठीक है? फ्लोटिंग सिस्टम मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आइस वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, चाहे वो आइस है, आइस प्लस वुड है, आइस प्लस स्टोन है, एक बोट है, बोट के अंदर मैन बैठा है, कुछ भी, एनीथिंग विच इज फ्लोटिंग। उस फ्लोटिंग सिस्टम में से अगर आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हटाते हो, ठीक है, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, जैसे स्टोन वाला केस था, है ना? अभी हमने जो किया प्रैक्टिकली, हमने क्या किया कि स्टोन पहले फ्लोट कर रहा था, बाद में स्टोन सिंक कर गया, है ना? तो मतलब हमने फ्लोटिंग सिस्टम में से स्टोन हटा दिया। तो अगर तो हम फ्लोटिंग सिस्टम में से कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हटाते हैं, ठीक है, तब तो ऐसा होता है कि वाटर लेवल जो है वो फॉल कर जाता है, ठीक है? ये आप एक जनरल स्टेटमेंट याद रख सकते हो। और अगर आप कोई ऐसी चीज हटाते हो जिसकी डेंसिटी कम हो, ठीक है, तो लेवल सेम रहता है, लेवल बढ़ता तो कभी भी नहीं है। ये बच्चों शॉर्टकट नोट कर लो, मतलब ऊपर वाली कैलकुलेशन मैंने आपको एक बार समझा दी कैसे आई, बट इस शॉर्टकट से आपका हर जगह काम चल जाएगा।
एक बच्चों आपका थर्मो का एडवांस टेस्ट है ना, संडे को या सैटरडे, मैंने मैसेज किया था, देख लेना। हाँ बच्चों, आपकी मर्जी है, आप इंस्टीट्यूट आके दे सकते हो। कल वाली क्लासेस भी बच्चों आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो आप जैसे भी अटेंड करना चाहो कर सकते हो। आपको एक शेड्यूल आया होगा शायद रिवाइज्ड, वो देख लेना। ठीक है बच्चों, नोटेड। चलो ठीक है बच्चों, देन दैट्स इट। आपका बच्चों मैं ना आपको एक आध दिन में रिवीजन शेड्यूल भेजूंगा, जिसमें एडवांस टेस्ट और जो भी टेस्ट हैं वो सारे लिखे होंगे। ठीक है, तो ये आपका करीब मतलब 15-20 मार्च तक का आपका चलेगा। तो अब बच्चों मतलब रिवीजन ही करनी है आपने जम के। बच्चों एक बात समझो कि मतलब जो मतलब कैसे रिवाइज करते हैं, है ना, ये बात समझनी है हमें। आपको बच्चों क्या करना है, आपको ना हर चैप्टर की समरी शीट बनानी है। ठीक है, अब समरी शीट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप चैप्टर के जितने भी की कंसेप्ट्स या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको एक जगह जॉट डाउन कर लो। ठीक है, अगर कोई चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन लगता है, मतलब कोई बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हर बार भूल जाते हैं, ऐसे किसी क्वेश्चन को भी नोट कर लो। ठीक है, कोई टिपिकल कई बार फॉर्मूला भी होता है, मतलब जो उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो फॉर्मूलाज चाहे सारे भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूलाज भूलते हो। ठीक है, जो कुछ गलती होने वाले जगहें होती हैं, है ना, मतलब जो आपको मतलब बहुत बार पढ़ाते हुए बोला जाता है कि इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें ये गलती हो जाती है, वो चीजें। ठीक है, तो आपने इन चीजों को नोट करके, मतलब आपका एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि जो आपका एक चैप्टर है, ठीक है, वो अराउंड मतलब एक नॉर्मल चैप्टर आपका वो अराउंड 3 A4 सिंगल साइड्स पे आ जाना चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन कि आप छोटा छोटा लिखना शुरू कर दो और बिल्कुल छोटा छोटा लिख के कहो कि हाँ फंसा दिया हमने सारा। दिस मीन्स कि आपने चीजें उतनी कंसेप्ट मतलब बिल्कुल जो मतलब की कंसेप्ट्स हैं वही लिखने हैं, सारा कुछ नहीं लिखना, मतलब डेफिनेशंस फिगर्स वो सारा कुछ नहीं बनाना शुरू कर देना। इसका बच्चों
लॉजिक क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो होगा क्या कि आपकी एक बार जब 12th शुरू हो गई, उसके बाद आपको कभी भी 11th के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि आप उसके पूरे नोट्स खोल के बैठ जाओ, उसके मॉड्यूल खोल के बैठ जाओ और वो पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, जब मैं बच्चों टिपिकल क्वेश्चन कहता हूं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिस मींस नोट्स का भी और जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनका भी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आपको ना ये कभी पूरे नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, मतलब आप ऐसे मान लो कि ये लास्ट आपके पास मौका है जिसमें आप फिर भी पूरी 11th को अच्छे से पूरे नोट्स पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी समरी शीट्स अभी बना लो आप 11th की। ठीक है, ऐसे ही जब 12th खत्म होएगी तो हम 12th की बनाएंगे। अब फिर हम क्या करते हैं कि जैसे इसके बाद एक बार ये समरी शीट्स बन गई, तो इसके बाद हमें जब भी कुछ रेफर करना होता है, ठीक है, तो वो हम इन समरी शीट्स को ही रेफर करते हैं। एंड अगर जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें कोई और नया कंसेप्ट निकल के आया भी, तो इन समरी शीट्स के अंदर ही उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक रेडी रिसोर्स हो जाता है जिसको आप हमेशा पढ़ सकते हो। राइट, तो इसके बाद आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा बच्चों। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप ये शीट्स बना लो। ठीक है, आपको वो शेड्यूल मिल ही जाएगा जल्दी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली जिस चैप्टर को रिवाइज करना है उसकी समरी शीट साथ के साथ बनाओ। राइट, और इसी टाइम पे बच्चों मतलब आप इंश्योर करो कि आपने मतलब सारे मॉड्यूल्स आपके टोटल 2 बार हो जाने चाहिए। मतलब जो भी मॉड्यूल या बूस्टर आपके पहले 2 बार नहीं हुए तो आप उनको प्रेफरेंस देके उनको भी दोबारा करो और हर कंसेप्ट को क्लियर करो। 01 मतलब आप देख लो, अगर आपकी उसमें गलतियां हैं 2 बार, मतलब कि आपको मतलब आप यू शुड हैव सॉल्व्ड देम ट्वाइस इन टोटल। मतलब अभी 2 बार नहीं, मतलब टोटल 2 बार, मतलब आपने पहले भी किया होगा। हाँ, मैं वही कह रहा था कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना जितना मतलब जो आपके डाउट्स हैं उनको दोबारा करो। अगर कोई चैप्टर ऐसा लगता है कि जो थोड़ा वीक था, ठीक है, या डाउट ज्यादा थे, जो भी, उसको चाहे पूरा भी कर लो, देयर इज नो हार्म। ठीक है, इसी में बच्चों टेस्ट्स भी इंक्लूड करो टिपिकल क्वेश्चंस में। आपने जितने टेस्ट अभी तक दिए हैं उन टेस्ट में भी बहुत बार आपको कुछ नई चीजें निकल के आती हैं, तो जो भी ऐसी चीज लगती है, सीधी बात है, जो भी ऐसी चीज लगती है आपको कि आप भूल सकते हो, वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो मतलब ये अभी आपका इसमें बच्चों एक बार टाइम जरूर लगेगा, बट आप बाद में रियलाइज करोगे कि ये बहुत काम आता है। एंड दिस इज समथिंग जो मतलब खुद बना के ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये आपको अपने बारे में पता है कि आप कौन सी चीज भूल सकते हो, कौन सी चीज नहीं भूलोगे। हाँ, तो जैसे ये एक बच्चों मेरे पास एक बड़ा अच्छा कह लो एक डाउट आया कि बाद में कितना टाइम मिलता है एडवांस से पहले रिवाइज करने के लिए। तो देखो बच्चों क्या होता है ना, जब आपकी 12th शुरू होती है, 12th में
मतलब जो आपको टाइम मिलता है, ऐसा होता है कि आपका जो सिलेबस खत्म होता है वो अक्टूबर एंड तक हो जाता है खत्म, ठीक है, या चलो 10 नवंबर तक मान लो मैक्सिमम। अब इन अ स्टैंडर्ड सिचुएशन ऐसा होता है, अभी अब हमें पता नहीं है कि अब आपके टाइम पे क्या होगा। जैसे इस साल 2 बोर्ड, टर्म 1 टर्म 2 था, उस चक्कर में बच्चों का 1 महीना आप मान लो कि नियरली वेस्ट हो गया, कि करते करते जब रिवीजन शुरू हुई तो 10 दिसंबर आ गई, ठीक है। तो बट चलो आप कह लो कि उतना उनका शायद मेंस पोस्टपोन हो गया। तो इन अ स्टैंडर्ड सिचुएशन आप ये मान लो कि बेस्ट केस सिनेरियो भी ये होता है कि अगर ये होता है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो मेंस का फर्स्ट एग्जाम है वो जैन एंड में ही हो जाए। तो आपको अप्रोक्सीमेटली बेस्ट केस सिनेरियो में भी जो टाइम मिलता है, मतलब आप नियरली 2 मंथ्स ही मानो, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़े बहुत कभी प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, कभी दिवाली की छुट्टियां आ गई, कभी कुछ है, तो मैक्सिमम 2 मंथ्स मिलते हैं। तो जब 2 मंथ्स होते हैं, 2 मंथ्स का जो बच्चों ब्रॉड रिवीजन जब चलता है, ठीक है, जैसे जब आपके सीनियर बैच का चल रहा होगा, तो आपके पास जो करने वाला काम होता है वो ऐसा हो जाता है कि आप ऐसा लगा लो, जो मोटा मोटा हिसाब है कि आपके पास करीब करीब 20 चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो 2 मंथ्स मीन्स 8 वीक्स नियरली। तो आपके 2 से 3 चैप्टर्स आते हैं पर वीक, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। तो मतलब आपको एक वीक में करीब करीब 9 या 10 चैप्टर्स पूरे अच्छे से रिवाइज करने होते हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको पर चैप्टर कितना टाइम मिलता है ना। तो ऐसे में अगर आपने ये अच्छे से किया होता है तो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। सिद्धम, सोहम, अभी आपकी क्लास शुरू नहीं हुई, प्लीज लीव। राधिका, यस सर। राधिका भी ये क्लास मतलब दूसरी चल रही है, प्लीज थोड़ी देर में ज्वाइन करना। हर्षल, गोपाल, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है बच्चों, चलो फिर तो ठीक है। अब तो आपका बच्चों सिलेबस खत्म है, आपने अपने लेवल पे रिवाइज करना है। जो आपके टेस्ट होंगे बच्चों उनमें डेट्स लिखी हुई होंगी, लेकिन वो ना मतलब टेस्ट ओपन रहेंगे। तो जैसे आप लोगों के अलग अलग टाइम्स पे स्कूल एग्जाम्स होंगे, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है फिर कि आप जब भी दे सकते हो टेस्ट, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, +2 की समरी शीट उसी टाइम पे बनानी पड़ती है, मतलब नहीं तो अदरवाइज मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि 12th में साथ साथ में ही बना लो ना। टेस्ट आपके अभी जो भी होंगे रिवीजन टेस्ट वो ओपन ही रहेंगे, तो आप मतलब वो दे सकते हो जब मर्जी, ठीक है। ओके चलो ठीक है बच्चों, ओके देन बाय। 11th वाले स्टूडेंट्स यू कैन लीव दिस मीटिंग। बच्चों मैं 1 मिनट ना मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, आप रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर।